नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज जनरल प्रिंसिपल ऑन अकाउंटिंग्स बात करेंगे, मतलब अकाउंटिंग्स का जो भी बेसिक डिटेल्स होता है ना वो बात करेंगे। हालांकि देखिए ईपीएफओ का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ठीक है, तो अभी रिवीजन के लिए ये बेस्ट वीडियो है। अभी रिवीजन के लिए ये बेस्ट वीडियो है। जो भी आपने पढ़ा होगा उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जहाँ पे अगर कुछ छूट गए होंगे वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम थोड़े गोल्डन रूल्स की बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या अमेंडमेंट हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, क्या क्या अमेंडमेंट हुए वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, रेड कलर। सो लेट्स मूव। देखिए पहले बात करेंगे अकाउंटिंग डेफिनेशन का। डेफिनेशन तो आपने पता ही होगा डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा क्लैरिटी ज़्यादा थोड़ा हो जाता है कि क्या डेफिनेशन में क्या क्या हो सकता है, अकाउंटिंग में क्या क्या आते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अगर कहीं कुछ छूट गया होगा, ठीक है, वो भी हम डेफिनेशन से थोड़े बहुत पता कर सकते हैं, ठीक है। एज पर द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स 1961, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are at least in part financial character and interpreting the result thereof। तो बेसिकली आपको ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जो अपने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है ये बेसिकली अपना एमसीक्यू बेस पे है। इस पर कोई मेंस तो लिखना है नहीं कि हमें यूपीएससी आईएएस की तरह हमें इसमें आंसर राइटिंग करना, तो आंसर राइटिंग नहीं करना, बस थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाता है कि क्या डिस्कस करता है। मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग में क्या डिस्कस करना होता है, तो मेजरली मनी, ट्रांजैक्शन, ये सब डिस्कस करना होता है। सो मीनिंग रिकॉर्डिंग में क्या होता है, राइटिंग डाउन ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, मशीनरी खरीदा है, ठीक है, या फिर कोई भी सामान खरीदा हो, ठीक है, या बिल्डिंग्स खरीदे हों, जो फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्डिंग्स वगैरह लगता है वो सब तो रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, वो सब रिकॉर्ड करने में पता चलता है। ओके, सो क्लासिफाइंग पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इनटू लेडजर ग्रुप, आपने पढ़ा होगा लेडजर एंड जर्नल ग्रुप, लेडजर एंड जर्नल ग्रुप, जर्नल ग्रुप, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। लेडजर और जर्नल में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो लेडजर होता है ये ड्रॉवर रहता है ना, तो उसके इसमें रहता है कि अगर जनरल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ये अपना लेडजर प्रिपेयर कर रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा होता है। ओके, सो कंपनीज और कंपनीज के बीच में डिफर करता है। ओके, सो समराइजिंग प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपना ड्राइंग्स अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ये सब भी आता है। फिर वहाँ पे देखते हैं कि कंपनी घाटे में जा रही है कि नुकसान में जा रही है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करते हैं, ठीक है, कि कंपनी घाटे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। फिर बैलेंस शीट में देखते हैं सब मिला के कितना दिया कितना आया, ठीक है। सो इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है, ये हमें पता चलता है बैलेंस शीट से कि हमारे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कितना है, टैली कितना हो रहा है, ट्रांजैक्शन कितना जा रहा है, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, ये सब हमें पता चलता है। थोड़े हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन से टाइप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से लॉ होते हैं जो इंडिया में अकाउंटिंग्स को मेजर करते हैं। तो बेसिकली द कंपनीज एक्ट 2013 ये मेजर करते हैं। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था ना, वो मेजर करता था। ओके, अब ये करता है मैंडेट्स मेंटेनेंस ऑफ बुक एंड अकाउंट्स फॉर कंपनीज। बस इसमें बेसिक डेफिनेशन बताया गया है। ओके, सो नेक्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ट विथ IFRS, तो ये इंटरनेशनल फॉरेन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। फिनेंशियल है, इंटरनेशनल फिनेंशियल, वही मैं सोचा कि फॉरेन कैसे आ सकता है यार, IFS तो IAS होता है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। सो ये इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल मेनली टू लार्ज कंपनी, जैसे अपना अंबानी हो गया, अंबानी का रिलायंस हो गया, ठीक है, अंबानी का रिलायंस, अडानी, टाटा। तो इनका बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से मर्ज किया गया है, ताकि जो इनका अकाउंटिंग है ये हाई लेवल पे दिखे, अलग अलग तरीके से, मतलब देखिए आपको पता है जैसे कि हिंडनबर्ग ने ये अपना अडानी कंपनी के साथ क्या किया था, उस प्रकार उससे थोड़ा सा ये करने के लिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको रेस किया गया है, लेकिन उसमें भी लूप होल मिल जाते हैं, ठीक है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी हमारे इंडिया में अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को देखती है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या करता है, प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग मेथड्स, जो भी मेथड्स होते हैं ना, अलग अलग मेथड्स, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनका महत्व क्या है, वो भी हम देखेंगे। मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये भी देखता है कि क्योंकि देखिए ये इनकम टैक्स है ना, तो बेसिकली टैक्सेशन पे बात करेगा, ओके। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, जीएसटी 2017 में आया था, ठीक है, रिक्वायर्स डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एक और है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस नोट्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको पता है अपने इंडिया में टोटल 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अपना ICAI देता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये देता है 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 39। तो इसमें से कुछ कुछ में चेंजेस लाए गए हैं, मेजर चेंजेस, ताकि अभी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे मैच कर सके। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, इससे इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैच कर सके, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बोलते हैं कि इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुअर है, तो इसी के लिए अमेंडमेंट किया गया ना, 39 का 39 में जहाँ जहाँ पे नीड था वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। सो हियर आर सम की अमेंडमेंट्स इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2025। दिस हाईलाइट्स रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। देखिए अपने इंडिया में जितने भी अकाउंटिंग्स होता है ना, अकाउंटिंग्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटिंग हो गया, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं, MCA, ठीक है। ये अपना मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अमेंडमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने कहाँ पे चेंज किया, थ्रू द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2025। अब इसमें चेंजेस क्या क्या है, मे बी ये पूछ सकता है। तो इम्प्रूव मतलब किस लिए लाया गया है ये थोड़ा देख लेते हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, अलाइन इंडियन स्टैंडर्ड मोर क्लोजली विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको पता है लास्ट टू लास्ट ईयर सेबी में, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे कुछ घपलेबाजी हुई थी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए 2025 में इसमें भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। क्योंकि अगर अकाउंटिंग सही नहीं होता है तो इंडिया में काफ़ी चालाक लोग हैं जो लूप होल्स का फ़ायदा उठा के अकाउंटिंग्स को मिसमैच करके अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल हर्षद मेहता, जिसको कॉमर्स अकाउंट्स ये सब का पूरा नॉलेज है ना, वो लूप होल निकाल देते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका टैक्स कैसे बचाता है, लूप होल्स फाइंड करके ही ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कैसे बचाता है आपका, लूप होल्स फाइंड करके, पता है ना। तो उसी के लिए तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया गया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशली इन द कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस लाइक नॉन एक्सचेंजेबल करेंसीज। नॉन एक्सचेंजेबल करेंसीज कौन से होते हैं? देखिए दुनिया में बहुत से नॉन एक्सचेंजेबल करेंसीज हैं। इंडिया करेंसी एक्सचेंजेबल है लेकिन बहुत कम। सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेबल करेंसी कौन सा है, जिसको बोलते ना ये हिट करेंसी बोलते हैं अपना, या फिर बोल सकते हैं हॉट करेंसीज।
जो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है, ट्रांजैक्शन होता है, डॉलर हो गया, ठीक है, वो होते हैं, गोल्ड हो गया, ये सब ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं। अदरवाइज आपको जिम्बाब्वे का कोई करेंसी देगा, बोलेगा मुझे इंडिया में चॉकलेट दो, क्या आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि उस करेंसी का यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा और कि किसमें अमेंडेड है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में चेंज लाया गया है, और 21 क्या बोलता है? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में इफेक्ट्स लाने के लिए तो इसमें देखा जाता है। तो इसमें देखेंगे क्या चेंजेस लाया है। की चेंजेस, न्यू गाइडेंस फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग नॉन एक्सचेंजेबल करेंसीज। तो उन्हें क्या जरूरत है? इट रिक्वायर्स यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा। अदरवाइज पहले क्या करते थे? पहले जो डेटा देते थे, जो आपने देखा था हिंडनबर्ग वाले में जो भी है, या सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो भी घपलेबाजी हुए हैं, या फिर हर्षद मेहता ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो घपलेबाजी किए थे, वो ऑब्जर्वेबल डेटा नहीं था, इसलिए कर पाया था ना। तो इसीलिए चेंजेस लाए गए, लॉजिकल एजम्पशंस दिया गया कि अगर पैसे दिए हो तो किस पर्पस वगैरह के लिए दिए हो, ये सब देखा जाता है। सो इम्प्रूव्स हैंडलिंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगा ना, ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांसलेशन नहीं। इट एड्रेस द सिचुएशन वेयर कंपनी ऑपरेट्स इन अ फॉरेन करेंसी environment that is not freely exchangeable due to political instability and economic sanction. For example, आपने रशिया का भी सुना होगा, रशिया डॉलर में अभी ट्रेड नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, इसको स्विफ्ट से बाहर कर देगा। स्विफ्ट कोई कार, मतलब कार है, लेकिन ये वाला स्विफ्ट वो स्विफ्ट नहीं है। ये स्विफ्ट इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होता है ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आप और हम एक दूसरे को पेमेंट कैसे करते हैं, गूगल पे, जीपे वगैरह, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ये स्विफ्ट से होता है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग ये मेथड है, ठीक है, कि पैसा इससे उससे, जो भी डॉलर का है, मेजरली डॉलर का है, तो उसमें स्विफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनका भी देखता है ये। इट एड्रेस सिचुएशन वेयर कंपनी ऑपरेट्स इन अ फॉरेन करेंसी, जैसे अपना रशियन करेंसी हो गया, environment that is not freely exchangeable due to political instability, economic sanctions, ठीक है। Companies are mandated to disclose basis of such estimates and associated risk। ये हो गया। अब दूसरा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज लाया है? तो दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, इनकम टैक्स, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स लगा दिया है, लेकिन टैक्स भरना है 2 साल बाद, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ मिस कैलकुलेशन या फिर मिस स्टेटमेंट जो होता है ना, वहाँ पे गड़बड़ी की वजह से टैक्स अभी लग गया, मे बी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद भरने हैं। जैसे आपने पता है डिफर्ड अकाउंट होता है ना, एक डिफर्ड अकाउंट, जैसे पैसे, मतलब मैंने सामान बेच दिया लेकिन पैसे दूंगा बाद में, ठीक है, या तो फिर पैसे उसने दे दिए, मैं सामान दूंगा बाद में, ठीक है, इसको डिफर्ड बोलते हैं। तो डिफर्ड टैक्स ऑन लीज एंड डीकमीशन ऑब्लिगेशन, ठीक है। इट अफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बोला, पैसे दे दिए हैं, उसने पैसे दिए, मैंने सामान नहीं दिया है, या फिर ये हो सकता है मैंने सामान दे दिया है, उसने पैसे नहीं दिए, तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज होगा ना, कि ये पैसे आने वाले, आए नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसने बोला कि मैं 2 साल बाद दूंगा, तो ये क्या है? डिफर्ड पेमेंट है, तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व्स में इफेक्ट पड़ेगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मेरे पास कम पैसे हैं, ठीक है। रिटायरमेंट कैपेसिटी, इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसमें भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ये 12 है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में चेंज किया गया है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बेटर क्लासिफिकेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें चेंजेस लाया गया। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 में चेंज लाया गया। प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट, की चेंजेस, अपडेटेड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस, डायरेक्ट कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड्स, ओके। इम्प्रूव्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्की कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जहाँ पे एरिया वल्नरेबल है, या फिर मॉइस्ट का एरिया है जहाँ पे लॉस के चांसेस हैं, तो ये सब वो देखता है, ओके। अब हम थोड़ा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम देखेंगे कौन सा अकाउंटिंग कहाँ पे यूज़ होता है। अभी हमने क्या बात किया,
की अमेंडमेंट्स बात की है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट होता है, तो हमने डिस्कस कर लिया कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सा अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कौन यूज़ करता है ये देखेंगे। तो कौन यूज़ करता है इसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेफिनेशन क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, ये है। लेकिन इसको यूज़ कौन करता है, यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, बेसिकली इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड रेगुलेटर्स, ऑल्सो इंटरनल। लेकिन बेसिकली जो पैसे इन्वेस्ट करते ना, जैसे मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, ठीक है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं कौन सा अकाउंटिंग, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करूँगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस, कि मैंने किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने अडानी में इतना इन्वेस्ट किया, मैंने अंबानी में इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस देखता है कि मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फोकस एरिया क्या रहता है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्राइमरी आउटपुट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो। टाइम ओरिएंटेशन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, द पास्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन मेंटेन करता है, ठीक है, तो इसको मेंटेन बेसिकली करता है, इंटरनल मेंटेन होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर मेंटेन करते हैं, कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट होते हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। मैनेजर मेंटेन करता है, डिपार्टमेंट हेड मेंटेन करते हैं। ये हो गया कॉस्ट अकाउंट, कि जितने भी हमें कॉस्ट एलोकेट हुए, हमें मिनिस्ट्रीज लेते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 5,000 करोड़, वैसे 5 लाख करोड़ तक भी जाता है, बेसिकली 500 रुपया ये एलोकेट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, बहुत से डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसे दिए, वो डिपार्टमेंट अपना खुद का कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इतने पैसे एलोकेट हुए, अब वो पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया कि यहाँ काम करना है, ये करना है। अब वो जो डिपार्टमेंट है ना, वो मेंशन करेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाएगा, वो बताएगा कि पैसे कहाँ पे गए, ठीक है, कहाँ पे यूज़ हुए, ये बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग से डिपार्टमेंट लेवल पे। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स टू कंट्रोल कॉस्ट, ascertain profitability. Objective, determines cost of production, cost of control and cost of reduction. Focus area, production related cost and ये हमने मिनिस्ट्रीज के लेवल पे देखा। अभी हम देख सकते हैं ये अपने इंडस्ट्री के लेवल पे भी देख सकते हैं, है कि, तो इस प्रकार काम करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है, कौन यूज़ करता है, बेसिकली इसको जो हायर लेवल रहता है ना वो यूज़ करते हैं, कहाँ पे है, यूज़र, एक्सक्लूसिवली इंटरनल, टॉप मैनेजमेंट, जैसे सीईओ हो गए, एमडी हो गए, ये सब यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। यूज़र फाइनेंशियल कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, कि हमारा बजट कितना है, हम आगे कौन सी बड़े बिजनेस और सेटअप कर सकते हैं, ये सब देखा जाता है। असिस्ट प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, तो ये है मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। फोकस एरिया क्या रहता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस, फॉरकास्ट एंड बजट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितना बजट है, हमें दूसरी कंपनी अगर खोलनी है उसके लिए कितना बजट है, ये देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी आउटपुट, बजट, फॉरकास्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। टाइम ओरिएंटेशन, फ्यूचर ओरिएंटेड, ऑफकोर्स फ्यूचर ओरिएंटेड, पैसा बजट है ना, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना ये देखता है वो, ठीक है। अब हम थोड़ा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं, जैसे कुछ को जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो एंटिटी क्या होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस सेपरेट आइडेंटिफाइड एंटिटी, जैसे रिलायंस की खुद की एक पहचान है, ये रिलायंस है, ये अंबानी है, दोनों अलग अलग हैं। ये रिलायंस है, ये अंबानी, दोनों अलग अलग हैं। रिलायंस मतलब अंबानी, अंबानी मतलब रिलायंस नहीं, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज डन फॉर बिजनेस नॉट द ओनर। आपने देखा है कि अंबानी के अकाउंट में इतना पैसा आया ना, रिलायंस के अकाउंट में इतना पैसा आया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे अंबानी अकाउंट नहीं लिखेंगे कि अंबानी अकाउंट, ऐसा नहीं, तो सेपरेट एंटिटी है, ओके। ट्रांजैक्शन, एनी इवेंट इन्वॉल्विंग वैल्यू एक्सचेंज,
ट्रांजैक्शन क्या है? दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन, 2 or more person involved in transaction, परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड, रिसीव पेमेंट ऑफ कैश, एक्सपेंस ऑकर्ड, दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वही होता है। लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन पेबल इन फ्यूचर, ये है लाइबिलिटीज। अब एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वही जो अपना 1 साल से कम का रहता है, मतलब 365 डेज के लिए भी हो सकता है, 364 डेज के लिए भी हो सकता है, उससे एक दिन भी ज़्यादा हो गया, 1 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया, तो ये अपना नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोवर 1 साल से अधिक, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि उसने मेंशन कर दिया हमें टैक्स भरना है, इन फ्यूचर हमें टैक्स भरना है, 2 साल बाद भरो, 5 साल बाद, लेकिन हमें टैक्स भरना है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कोई भी हो सकता है, जैसे हमने आज मशीनरी खरीदा, पैसे भरने हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म, जो 1 साल से कम रहता है, 1 साल से कम ही रहते हैं, 1 ईयर और लेस। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड में तुरंत पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अदर करंट लाइबिलिटीज जो भी अदर हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, सो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या क्या है ये देखते हैं। अकाउंटिंग हैज 3 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डायरेक्ट आदमी को मेंशन किया जाता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट अंबानी को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पेड 5000 रुपये कैश टू राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें से कैश दिया। अगर बाई चांस यहाँ पे पेड इन चेक तो क्या आता? राम अकाउंट टू चेक अकाउंट नहीं, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर चेक वगैरह आया तो बैंक अकाउंट आएगा, ये हो गया। नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेसिकली हम मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इसको देखते हैं। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे हमने मशीनरी खरीदा तो क्या आया? मशीनरी आया, क्या गया? पैसा गया। तो कैसे जाएंगे? मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, और यही हमने चेक से दिया होता तो टू बैंक अकाउंट, ओके। ये है गोल्डन रूल। अभी बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस इन इनकम्स, गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी आप देख रहे थे कि क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है, क्रेडिट मतलब पैसा देने वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सैलरी पेड, क्या डेबिट हुआ? सैलरी। क्या गया? पैसा गया। क्या गया? कैश। सैलरी हमें देना है। तो ऐसे प्रकार से आते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो अभी अकाउंटिंग में यही बात करेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।